असफलता है इंसान को तोड़ देती है, असफलता है इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों को नया मोड़ देती है, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। सभी को राम राम दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर अपनी जो सीरीज चल रही है वो सीरीज चल रही है दोस्तों यहाँ पर 20 दिन 20 चैप्टर। जी हाँ मेरे दोस्तों, 20 दिन 20 चैप्टर। और ये जो सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, सभी टेक्निकल भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है, खास तौर से यहाँ पे BSPSCL टेक्नीशियन के लिए। तो यहाँ पे आज का जो चैप्टर रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है दोस्तों, पावर सिस्टम। जी हाँ मेरे दोस्तों, पावर सिस्टम के अंदर यहाँ पे पूरा निचोड़ देखेंगे। वो आपका जनरेशन हो, इलेक्ट्रिक जनरेशन यानी उत्पादन हो, चाहे वो पारेषण यानी ट्रांसमिशन हो, या फिर वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो, पूरा का पूरा निचोड़ देखेंगे। तो दोस्तों शुरू से एंड तक आप बने रहिएगा। और आइए आज का पहला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है, तो हम कहेंगे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर करनी है कि प्राकृतिक स्रोत कौन सा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मेरे दोस्तों कौन सा, कृत्रिम स्रोत होता है। आइए थोड़ा सा इनको डिटेल से समझते हैं। यहाँ पे पहला मैंने लिखा यहाँ पे प्राकृतिक, थोड़ा सा लिखा जैसे यहाँ पे, सॉरी जैसे मैंने प्राकृतिक, चलो यहाँ पे परंपरागत लिखता हूं मैं। परंपरागत, परंपरागत ऊर्जा सोर्स, ऊर्जा सोर्स एक शब्द लिखा है मैंने, है ना। और एक होता है अपरंपरागत, अपरंपरागत ऊर्जा सोर्स, ऊर्जा सोर्स। अब मेरे दोस्तों यहां पर बात आती है कि परंपरागत ऊर्जा सोर्स को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अनवीनीकरण। क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं अनवीनीकरण, अनवीनीकरण कहते हैं। और इसे कहते हैं नवीनीकरण, नवीनीकरण कहते हैं। ये होता है, ये आपका प्राकृतिक होता है। कौन सा दोस्तों? तो मैं कहूंगा ये प्राकृतिक सोर्स होगा, जबकि ये कौन सा होगा, ज्यादातर कृत्रिम। कौन सा होगा दोस्तों? ये कृत्रिम होता है। अब दोस्तों इसको और भी कोई नाम से जाना जाता है क्या? तो ये गैर परंपरागत सोर्स होता है, जिसके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहते हैं। अब इसका निचोड़ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सीधा सा अपन ये कहते हैं कि ये परंपरागत सोर्स किसे कहते हैं भाई? वे सोर्स जो केवल एक बार प्रयोग होते हैं, यानी ये एक बार प्रयोग होते हैं, और ये मेरे दोस्तों अनेक बार प्रयोग होते हैं, अनेक बार। यहाँ पे भाई परंपरागत का मतलब क्या है? केवल एक बार प्रयोग। जैसे मोटरसाइकिल के अंदर क्या डाला? पेट्रोल। क्या दोबारा प्रयोग में ले सकते हो? निकल गया, धुआं बढ़ के निकल गया। लेकिन यहाँ पे जैसे हवा है, हवा को आप बार बार यूज लेते रहो, हवा नष्ट होगी क्या? जी नहीं। तो यहाँ पे एक बार है, तो यहाँ लकड़ी का जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ठीक है। तो ये सारे चीज किसमें आएंगे? ये परंपरागत के अंदर आएंगे। और अपरंपरागत के अंदर आते हैं जो नष्ट नहीं होते हैं, जैसे आपका सूर्य का प्रकाश हो गया, यानी सौर ऊर्जा, हवा होती है। तो ये सारे के सारे गोबर गैस है, क्योंकि बार बार यूज होती रहती है। तो यहाँ पे ये अपरंपरागत के अंदर आते हैं। दोस्तों ये एक बार प्रयोग होते हैं, ये अनेक बार उपयोग होते हैं। इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा कि प्रदूषण। जी हाँ मेरे दोस्तों, इनके द्वारा प्रदूषण होता है, लेकिन इनके द्वारा प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट, ये मेरे दोस्तों निश्चित मात्रा के अंदर होते हैं, निश्चित मात्रा में होते हैं। जैसे खनिज से कोयला निकाला, पेट्रोल निकाला, तो वो एक निश्चित मात्रा में है। लेकिन जैसे सूर्य का प्रकाश है, हवा है, ताप है, ये क्या है? तो ये अनलिमिटेड है, यानी अनिश्चित। ये निश्चित मात्रा में है, और ये क्या है? अनिश्चित, यानी अनलिमिटेड है, अनिश्चित मात्रा के अंदर होते हैं। दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ परंपरागत के अंदर कौन कौन सा होगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे दोस्तों कोयला है, ठीक है, ये कोयला हो गया। नेक्स्ट मैं जैसे पेट्रोल की बात करता हूँ,
ये पेट्रोल हो गया। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जैसे ये गैस हो गई, लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी है, तो ये तो कौन से हो गए, ये प्राकृतिक हो गए दोस्तों, सॉरी ये कृत्रिम हो गए। कौन से हो गए, कृत्रिम हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैं यहाँ प्राकृतिक की बात करूँ, जैसे भगवान की देन है, तो यहाँ जैसे सौर ऊर्जा है, क्या है, ये सौर ऊर्जा है। यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों, हवा है, क्या है, हवा है। यहाँ पे मैं बात करूं, जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गई, हवा हो गई, इसके अलावा जैसे गोबर गैस है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऊर्जा प्राकृतिक सोर्स नहीं है। चांद क्या मनुष्य बना सकता है, पानी, हवा, सूर्य। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे सूर्य, चांद, ठीक है, चांद है, पानी है, हवा है, सूर्य है। तो यहां अगर आप देखते हो तो पानी, हवा, सूर्य, ये तीनों के तीनों जो होते हैं, ये दोस्तों आपके कौन से होंगे, प्राकृतिक होते हैं। लेकिन जो चांद होता है, इस चांद से क्या कौन सा सोर्स पैदा करते हो, चांद से कौन सा सोर्स पैदा करते हो, चांद से तो कुछ नहीं होता। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। यानी यहाँ से हम कुछ नहीं लेते, सौर ले सकते हैं, हवा ले सकते हैं, सूर्य हो गया, पानी हो गया, ठीक है। तो ये सारे, अब मेरे दोस्तों इसमें कौन कौन से सोर्स आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैं बात करता हूँ, एक आपके तापीय पावर प्लांट आता है, दूसरा मैं यहाँ पे कहूँगा जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट होता है वो भी इसी में आता है। नेक्स्ट तीसरा मैं बात करूंगा दोस्तों परमाणु, परमाणु भी इसी के अंदर आता है। चौथा मैं बात करूंगा दोस्तों डीजल पावर प्लांट जो होता है वो भी इसी में आता है। जबकि इसमें कौन सा आता है, तो दोस्तों इसके अंदर जो आपके नवीनीकरण होते हैं, इसके अंदर आपका सोलर पावर प्लांट आता है। कौन सा, सोलर पावर प्लांट आता है। दूसरा यहाँ कहूंगा मैं विंड पावर प्लांट आता है। तीसरा मैं इसमें कहूंगा कि जो बायोमास है यानी गोबर गैस पावर प्लांट है, यानी गोबर गैस पावर प्लांट है वो। चौथा यहाँ पे मैं बात करूंगा कि ज्वारीय तरंग जो होता है वो भी इसी के अंदर आता है। तो जैसे कि ये चार होते हैं, तो चार अपरंपरागत के अंदर आएंगे, और इधर जो चार होते हैं ये परंपरागत सोर्स के अंदर आते हैं। तो दोस्तों आपका राइट ऑप्शन तो यहाँ पे हो गया ए ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न के साथ में अनेक सारे प्रश्न होंगे, तो एक एक प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से समझना है। आइए दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कुचालक 132 केवी संचरण लाइन में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 132 केवी के अंदर क्या, कुचालक यानी अचालक, कुचालक यानी अचालक। तो ये, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि पिन टाइप इंसुलेटर हो गया, डिस्क प्रकार हो गया, सेकल प्रकार हो गया, और यहाँ पे स्टे प्रकार होता है। दोस्तों ये क्या होता है, अपनी भाषा में इनको सबको देख रखा है आपको। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। सारे के सारे क्या है, इंसुलेटर, जैसे आप अपनी भाषा में चिड़ी कह देते हो, ठीक है ना। तो ये अचालक है। दोस्तों यहाँ पे ये जो है, ये एक मैं बात करूंगा ये, ठीक है, इधर से एक, यहाँ से ये तीनों के तीनों जो हैं ये कौन से हैं, तो मैं कहूंगा मेरे दोस्तों ये पिन प्रकार के हैं। कौन से हैं, पिन प्रकार के होते हैं, जो ये सीधी लाइनों में प्रयोग किए जाते हैं, सीधी लाइन में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो पिन टाइप है, और ध्यान रखना जो पिन टाइप होता है ये ओनली फॉर 33 केवी तक ही प्रयोग किया जाता है। सीधी लाइनों में होगा, 33 केवी में होगा। यहाँ पे एक साइड, दो साइड होता है, ठीक है, ये भी एक साइड, टू साइड होता है। लेकिन ये आपके सॉरी 1 2 और 3 होता है, 1 2 और 3 होता है, जबकि 1 और 2 होता है। तो जो 2 पॉइंट ये 2 साइड में होता है, ये 650 वोल्टेज तक प्रयोग किया जाता है, जबकि ये आपका 33 केवी तक हम प्रयोग करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आता है ये, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है आपका स्टे प्रकार का। कौन सा होता है, स्टे प्रकार का, या इसको एग प्रकार भी कह सकते हो, या इसे अंडा प्रकार भी कह सकते हो। तो ये जो होता है ये पोल होता है, इस पोल को क्षैतिज अवस्था में, ये तिरछी अवस्था में ये तार लगाया जाता है, इसे टेक वायर कहते हैं। तो इसके बीच में यहाँ पर लगाया जाता है कौन सा, ये दोस्तों ये जो होता है आपके, इसे कहते हैं सेकल। क्या कहते हैं, सेकल कहते हैं। इसी को दोस्तों हथकड़ी भी कहते हैं, हथकड़ी। तो यहाँ पे यहाँ वायर लगाया जाता है, और ये कहाँ लगाया जाता है, कोई भी घुमाव होता है
प्रथम पोल होता है या अंतिम पोल होता है तो उस स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे ये, तो ये होता है सस्पेंशन। ये कौन सा होता है? सस्पेंशन, यानी कि मैं बात करूंगा उच्च वोल्टेज के लिए तो ये 33 केवी से ज्यादा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये और ये एक ही है। और ये होता है मेरे दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो मैं कहूंगा यहाँ पे ये 9 टन होता है, 9 टन। तो 9 टन का प्रयोग किया जाता है, वो आपके रेलवे लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पिन प्रकार हो गया, डिस्क प्रकार हो गया, साइकिल प्रकार हो गया और स्टे प्रकार होता है। तो दोस्तों इसमें देखो ये अलग अलग क्या लग रही है, डिस्क लगती है तो इसे सस्पेंशन या लटका हुआ इंसुलेटर भी कहते हैं और इसमें डिस्क कहते हैं। तो 132 के लिए तो कौन सा आ जाएगा? हम कहेंगे डिस्क प्रकार का होता है। यहाँ पे ये साइकिल प्रकार ये हो गया, ठीक है, स्टे प्रकार ये हो गया, डिस्क प्रकार ये हो गया और पिन टाइप आपका ये हो जाता है। दोस्तों ये किसका बना होता है? तो मैं बात करूंगा जो अचालक होता है ये आपके किसका बना होगा? तो भैया ये चीनी मिट्टी का बना होता है। किसका बना होता है? चीनी मिट्टी का, यानी कि मैं बात करूंगा दोस्तों ये पोर्सलिन का बना होता है। किसका? पोर्सलिन या पोर्सलैन भी कह सकते हो। तो यहाँ पे इसमें क्वार्टज कांच, क्वार्टज रेत भी प्रयोग करते हैं। इसमें फेल्ड स्पार होता है, फेल्ड स्पार, तो फेल्ड स्पार भी हम प्रयोग करते हैं। तो ये आपके होते हैं, तो ये बहुत ही चिकने होते हैं। चिकने इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इस पर पानी न रुके दोस्तों, ठीक है। तो ये विद्युत का क्या होता है? अचालक होता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे नंबर 3 आता है, थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का प्रयोग निम्न में से किसे गर्म करने के काम में लिया जाता है? दोस्तों थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक बड़ी भट्टी होती है जिसे हम कहते हैं बॉयलर। इस बॉयलर में क्या होता है, एक पाइप होता है दोस्तों यो, और इसमें जाता है पानी, और पानी जाता है तो इसमें कोयले का बुरादा पटका जाता है और इसमें जलाया जाता है। जब ये जलेगा और पानी इधर आएगा तो दोस्तों ये गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाता है, यहाँ पे लगाया जाता है सुपर हीटर, और ये सुपर हीटर के द्वारा भाप जाता है सीधा कहाँ पे? तो हम बात करेंगे टरबाइन पर, और टरबाइन की यहाँ शाफ्ट घूम जाएगी, और ये शाफ्ट जो होती है ये अल्टरनेटर की चलती है दोस्तों। अल्टरनेटर की शाफ्ट घूमेगी तो ये विद्युत बनाएगा, और विद्युत यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब पानी सॉरी भाप इसमें टकराएगा तो भाप आएगा नीचे, और ये सीधा किस में आता है? कंडेंसर पे। और कंडेंसर क्या काम करता है? तो भाप होता है, वाष्प होता है, इसको पूर्णतः पानी में बदलने का काम करता है। ये जाता है सीधा कूलिंग टावर में, कूलिंग टावर से वापस इसमें से आके और ये बाहर निकलता है। यहाँ से नदी जाती है, ये पानी थोड़ा सा कम पड़ जाता है क्योंकि बेकार पानी इसमें चला जाता है, इसमें से पानी लेता है, और ये होता है मेरे दोस्तों फीड वाटर पंप। तो ये फीड वाटर पंप पानी आगे जाता है। अब क्या करते हैं कि इसमें से गरम गरम जो गैस आती है ना, ये गरम गरम गैस दोस्तों इधर जाती है, और गरम गरम गैस जाती है तो यहाँ एक अलग ही विशेष प्रकार का एक टैंक बनाया गया। इसमें भी क्या किया गया, इस प्रकार की ये ट्यूब बना दी गई। तो ये ट्यूब बना दी, तो ये पानी को डायरेक्ट इसमें नहीं दिया, तो कहाँ दिया? पहले इसमें दिया, और यहाँ दे करके हम करते हैं इसमें से यहाँ। तो भाई यहाँ क्यों घुमाया? क्योंकि ये गरम गरम जो गैस जा रही थी, गरम गरम जो हवा है, इस गरम गैस से ये जो पानी है ये ठंडा था, लगभग ये 88 डिग्री था, और 88 डिग्री को हम बदलना चाहते हैं लगभग 150 से 200 डिग्री में। तो यहाँ पे क्योंकि फ्री की आंच आ रही है, और फ्री की आंच आ रही है तो इस गर्म गैस को अवशोषित करके और इस पानी को क्या किया जाता है मेरे दोस्तों? गर्म किया जाता है, और गर्म करके फिर बॉयलर के अंदर जो डाला जाता है। तो गर्म करने से लगभग 10 से 15% हमारा जो पावर प्लांट है इसकी दक्षता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो ये जो भाग होता है ये मेरे दोस्तों क्या कहलाता है? इकोनोमाइजर कहलाता है, यानी मित प्रयोजक कहलाता है। तो ये जो होता है ये आपके फीड वाटर पंप के द्वारा फीड वाटर को गर्म किया जाता है। तो थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का प्रयोग निम्न में से किसे गर्म करने के लिए होता है? तो हम कहेंगे भैया फीड वाटर पंप, सॉरी फीड वाटर जो होता है, क्योंकि ये पंप है, पंप खींचेगा तो ये फीड वाटर होता है, फीड वाटर को गर्म करने के लिए। तो यहाँ पे अपन कहेंगे इकोनोमाइजर का अगर प्रयोग कर देते हैं तो यहाँ पे किसकी? तो यहाँ पे प्लांट की जो एफिशिएंसी है वो 10 से 15% क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है? अवशोषित करता है गैसों, गर्म गैसों को अवशोषित करके और पानी को क्या कर देता है? गर्म कर देता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट,
एक हाइड्रो पावर प्लांट में किस तरह के जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे समझ लेते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट क्या है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, ये बहुत बड़ा तालाब होता है दोस्तों। इस तालाब में से एक बड़े पाइप के द्वारा पानी आता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बना देते हैं, ये होता है एक सर्ज टैंक। और आगे चलते हैं तो यहाँ होता है मेरे दोस्तों पैन स्टॉक होता है, जो तिरछा पाइप होता है, और यहाँ पे लगाया जाता है क्या, यहाँ पे होता है इस प्रकार से ये टरबाइन। और टरबाइन पे जैसे ही पानी फेंका जाता है तो इसकी ब्लेड घूमती है, और इसकी ब्लेड क्या करती है, ये शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी तो ये हमारा अल्टरनेटर के शाफ्ट को एक कपलिंग के द्वारा जोड़ दिया, और यहाँ से क्या बन गई मेरे दोस्तों, ये विद्युत बन गई। और ये जो पानी होता है ये सीधा नदी के अंदर चला जाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहूंगा मैं, ये पैन स्टॉक कहलाता है, पैन स्टॉक कहलाता है। ये क्या कहलाता है, तो ये सर्ज टैंक होता है, सर्ज टैंक होता है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ पे ये जो अल्टरनेटर है ये कौन से प्रकार का है। दोस्तों यहाँ पे पानी की मात्रा क्या है, थोड़ी धीमी रहती है, इस कारण यहाँ गति कम होती है। गति कम होने के कारण यहाँ पे सैलिएंट प्रकार का होता है, सैलिएंट। तो सैलिएंट प्रकार का यहाँ पे अपन क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है, यानी कम गति के लिए अपन प्रयोग किया जाता है। जबकि थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है, उसमें यहाँ पे टर्बो अल्टरनेटर यानी कि सिलेंड्रिकल अल्टरनेटर प्रयोग किया जाता है। तो लो स्पीड साइलेंट कह दो चाहे सैलिएंट कह दो, ऑन अल्टरनेटर हम प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। दोस्तों अगर आपको समझना है तो ऐसे ही समझ लीजिए, यहाँ पे एक होता है साइलेंट, ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यास तो ज्यादा होता है और इसकी लंबाई क्या होती है, कम। एक होता है यहाँ पे सिलेंड्रिकल, क्या, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल में क्या होता है, इस प्रकार से होता है। अब इसका व्यास तो क्या होता है, कम, और लंबाई क्या होती है, ज्यादा। इसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो अपन कहते हैं भैया इसका उपयोग हाइड्रो के अंदर किया जाता है। इसका उपयोग आपके जो विंड पावर प्लांट है यानी कि पवन चक्की कह दीजिए, इसमें पवन चक्की में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके यहाँ पे अगर मैं इसमें देखता हूँ तो दोस्तों ये तापीय यानी थर्मल पावर प्लांट भी करते हैं। यहाँ दूसरा अगर मैं कहूँ तो ये आपका परमाणु पावर प्लांट, परमाणु, तो परमाणु के अंदर भी मेरे दोस्तों इसी का हम क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ बी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 5 नंबर, 33 केवी शक्ति वाली 30 किमी की संचरण लाइन खालिस्तान कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ संचरण लाइन, क्या, संचरण कह दीजिए, यहाँ पे पारेषण कह दीजिए, ठीक है, यहाँ ट्रांसमिशन कह दीजिए, ट्रांसमिशन। ये और ये जो लाइन है ये किसके आधार पे बता रहा हूं मैं, ये दूरी के आधार पे बता रहा हूं। तो कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। यहाँ पे मैं कहूंगा एक तो होती है छोटी, एक दोस्तों होती है यहाँ पे मध्यम, और एक होती है बड़ी संचरण लाइन। तो इस प्रकार से समझिएगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ बात करूं तो दूरी, तो दोस्तों ये 80 किलोमीटर तक होती है, 80 किलोमीटर तक की लाइन होती है। यहाँ ये जो होती है ये 200, क्या, 200 किलोमीटर तक, ये 200 किलोमीटर तक होती है, और ये 200 किलोमीटर से अधिक, तो ये क्या होगी, अधिक होती है। नेक्स्ट अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूं दोस्तों, यहाँ वोल्टेज तो ये 66 केवी तक होता है, ये 132 केवी तक होता है, और ये 132 केवी से अधिक के लिए हम प्रयोग करते हैं दोस्तों। बोलो कोई दिक्कत, तो यहाँ पे 66 केवी तक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं सुरक्षा की बात करता हूँ, सुरक्षा के लिए तो दोस्तों इसके अंदर जो रिले लगाई जाती है वो प्रतिघात रिले होती है, प्रतिघात रिले। तो प्रतिघात रिले होती है, इसमें प्रतिबाधा रिले होती है, प्रतिबाधा रिले
प्रतिबाधा रिले का प्रयोग करते हैं, और इसमें महोर रिले का हम क्या करते हैं, महोर रिले का हम प्रयोग किया जाता है। तो मेरे दोस्तों ये 3 प्रकार से है, छोटी दूरी, मध्यम दूरी, बड़ी दूरी। 80 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक, 200 से अधिक, 66 केवी तक, 132 केवी तक, 132 केवी से अधिक। सुरक्षा के लिए प्रतिघात रिले, प्रतिबाधा रिले और महोर रिले इसमें हम प्रयोग करते हैं। तो आज से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 33 केवी। तो 33 केवी तो भैया 66 केवी तक है, तो 33 केवी इसमें आएगा। तो यहाँ 30 केवी, तो कैसे भी आप पता लगा सकते हो कि ये छोटी संचरण लाइन होती है। तो मैंने पूरा सिस्टम इसमें बता दिया है, तो आपको आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस आशा मैं भी ये थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और थोड़ी मुझे उम्मीद भी है कि आप इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में एक बार जरूर शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों। बस आपके लिए मैं जो चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ आपसे कि इस वीडियो को आप अपने सभी टेलीग्राम पे, आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उसमें एक बार जरूर शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं, और 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। 3 फेज 4 तार केबल में उदासीन जो चालक होता है, उदासीन का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूंगा न्यूट्रल। उदासीन किसे कहा गया है, न्यूट्रल को कहा गया है। तो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल होता है दोस्तों। यहाँ पे 3 फेज है, ठीक है, और 3 फेज के अंदर एक क्या है, न्यूट्रल है। तो यहाँ मैंने कहा कि भैया आर वाई ये बी है, और यहाँ पे मैं बात करूंगा कि ये क्या है, न्यूट्रल। तो ये 3 जो होते हैं ना, ये न्यूट्रल जो होता है, ये इनकी तुलना में क्या होता है, आधा होता है दोस्तों। क्या होता है, आधा होता है। तो फेज चालक के बराबर जी नहीं, फेज चालक से अधिक होता है क्या, जी नहीं, फेज चालक का आधा, जी हाँ। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, फेज चालक का आधा होता है। क्लियर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। आगे चलते हैं 7 नंबर, खालिस्तान है। खालिस्तान का जीवन काल अधिकतम होता है दोस्तों। इनमें से किसका जीवन काल अधिकतम होता है, आइए थोड़ा सा समझते हैं। एक तरफ यहाँ पे लिखा मैंने, ये है पोल प्रकार, क्लियर, पोल प्रकार। यहाँ पे लिखा मैंने लकड़ी, ठीक है, लकड़ी का पोल हो गया। एक लिखा मैंने दोस्तों यहाँ पे ट्यूबुलर, एक लिखा यहाँ पे आरसीसी, एक लिखा यहाँ फिर कौन सा बच रहा है, स्टील, या एच सेक्शन कह दीजिए, एच या आई, और एक होता है मेरे दोस्तों टावर। यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर, यहाँ पे ये चीज। अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ इसमें 2 पोलों के मध्य दूरी, 2 पोल के मध्य दूरी, ठीक है, 2 पोल के मध्य दूरी होती है। तो दोस्तों इसमें 40 से 60 मीटर होती है। यहाँ ट्यूबुलर होता है तो ये 50 से 80 मीटर होती है। यहाँ पे 80 से 100 मीटर होती है। ये भी 80 से कितना हो जाएगा, 100 मीटर होता है। नेक्स्ट टावर जो होता है दोस्तों, ये 100 मीटर से 300 मीटर तक होता है, 300 मीटर तक होता है। यहाँ पे बात करते हैं, अगर मैं क्षमता के लिए बात करूं, किसके लिए बात करूं दोस्तों, क्षमता के लिए, यानी कि वोल्टेज। अगर मैं वोल्टेज के लिए बात करता हूं तो लकड़ी की जो ये है, ये 22 केवी तक क्षमता में प्रयोग किया जाता है। जो ट्यूबुलर होता है, ये देखो सामान्यतः रोड लाइटों के लिए प्रयोग किया जाता है, या टेलीफोन लाइन होती है तो यहाँ पे अपन कहेंगे निम्न, तो निम्न वोल्टेज के लिए प्रयोग होता है। आरसीसी के जो पोल होते हैं, ये 33 केवी तक प्रयोग किए जाते हैं। ये भी मेरे दोस्तों 33 केवी तक की जो स्थायी लाइन होती है वहां तक प्रयोग किए जाते हैं। और ये मेरे दोस्तों 33 केवी से अधिक की जो लाइन होती है ना, उन सभी के लिए प्रयोग किया जाता है टावर। ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ हम कहते हैं कि जो टावर होता है, जीवन काल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जीवन काल की अगर बात करते हैं तो दोस्तों इसका लगभग होता है 10 वर्ष, लगभग 10 वर्ष है। ऑप्शन में 10 नहीं है, 15 है, तो फिर 15 करेंगे। तो यहाँ पे इसका सबसे कम, इसमें लिखेंगे सबसे कम होता है, और यहाँ पे सबसे अधिक होता है दोस्तों, ये सबसे अधिक होता है। सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है, यहाँ लिखेंगे सबसे अधिक
सबसे अधिक प्रयोग, तो ये सबसे अधिक प्रयोग होता है, ये सबसे अधिक क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, मानक, मानक या स्टैंडर्ड पोल के मध्य की दूरी होती है, तो मानक यानी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मान, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मान पे दो पोलों के मध्य दूरी पूछता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कितनी होती है, 67, 67 मीटर होती, सॉरी 67 मीटर होती है, यानी कि मैं कहूँगा 220 फीट होती है, 67 मीटर यानी 220 फीट होती है। तो दोस्तों किसका अधिकतम होगा, तो मैं कहूँगा भैया टावर यानी स्टील टावर, तो ये स्टील टावर का क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा होता है। कंक्रीट का मतलब होता है यहाँ आरसीसी से, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, इसका लगभग 10 वर्ष तक होता है। स्टील के खंभे आजकल तो बंद हो गए थे, लेकिन रेलवे लाइनों में इसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे दोस्तों फेरेंटी प्रभाव देखा जाता है, कहाँ देखा जाता है फेरेंटी प्रभाव, तो डीसी लाइनों में, एसी लाइनों में, टेलीफोन लाइनों में और नेटवर्क लाइनों में। दोस्तों फेरेंटी प्रभाव समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा कि ये लाइन है, ठीक है, और ये कौन सी लाइन है, तो मैंने कहा कि भैया ये पारेषण लाइन है, और ये पारेषण लाइन है, तो ये कब, यहाँ पे जो वोल्टेज होता है ये क्या है, तो मैं कह रहा हूँ जैसे इनपुट है, और इनपुट पर ये जो वोल्टेज होता है ना, इसको कहते हैं सेंडिंग वोल्टेज। क्या कहते हैं, इसको सेंडिंग वोल्टेज कहते हैं, सेंडिंग वोल्टेज, सेंडिंग वोल्टेज। और दोस्तों यहाँ पे ये है आउटपुट, और यहाँ जो वोल्टेज मिलता है इस वोल्टेज को कहते हैं रिसीविंग वोल्टेज। क्या कहते हैं, रिसीविंग, तो रिसीविंग या फिर प्राप्ति वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये प्राप्ति वोल्टेज हो जाएगा, प्राप्ति वोल्टेज। अब फेरेंटी प्रभाव किसे कहते हैं, तो हम देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, मैं ये कह रहा हूँ ये 66 kV है, अगर मेरे दोस्तों यहाँ 66 है तो यहाँ तो थोड़ा सा कम ही आएगा ना, यहाँ कम आएगा, लेकिन इस फेरेंटी प्रभाव में, यानी फेरेंटी प्रभाव में क्या होता है, ये फेरेंटी प्रभाव कब, जब नो लोड हो, कब, तो यहाँ पे मैं कहूँगा जब नो लोड होता है तो सेंडिंग वोल्टेज का जो मान होता है ये रिसीविंग वोल्टेज से कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो रिसीविंग वोल्टेज होता है इसका मान ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा रिसीविंग जो वोल्टेज होता है ना, रिसीविंग वोल्टेज इसका मान ज़्यादा होता है, किससे, सेंडिंग वोल्टेज से होता है, और यही क्या कहलाता है, ये आपका फेरेंटी प्रभाव कहलाता है, फेरेंटी प्रभाव। और फेरेंटी प्रभाव हमेशा कब होगा, तो नो लोड पर ही होता है, तो ये चीज ध्यान रखना। और ये किस में होता है, डीसी में, एसी में, टेलीफोन लाइन, नेटवर्क लाइन, तो यहाँ हम कहेंगे ओनली फॉर एसी के अंदर ये होता है। क्लियर दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे रिसीविंग वोल्टेज क्या है, सेंडिंग वोल्टेज क्या है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब नो लोड स्थिति में जो हमारी पारेषण लाइन होती है, उस पारेषण लाइन में रिसीविंग वोल्टेज का मान सेंडिंग वोल्टेज से हमेशा क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो इस घटनाक्रम को हम क्या कहते हैं, फेरेंटी प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरेंटी प्रभाव कहते हैं। और ये किसके कारण होता है, तो ध्यान रखना यहाँ पे ये धारिता, धारिता व प्रेरकत्व, प्रेरकत्व के कारण होता है। भाई आपसे पूछ ले किसके कारण होता है, तो हम कहेंगे धारिता और प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के कारण ये घटना घटती है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न आता है 9 नंबर, थर्मल पावर प्लांट रूपांतरित करता है। दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि ये हमने कोयला जला दिया, कोयला जला दिया, और लास्ट में हमारा अल्टरनेटर होता है, इसके द्वारा विद्युत मिल जाती है। तो आउटपुट तो ये हुआ ना, आउटपुट ये है, तो आउटपुट में तो क्या मिल गई, तो हम कह रहे हैं कि भैया आउटपुट में विद्युत मिल जाती है। आउटपुट में क्या मिल गई, विद्युत ऊर्जा। तो भैया यहाँ पे विद्युत ऊर्जा मिलती है, और तो ये लो आपका तो यहीं पे कल्याण हो गया। तो ये तो सारा ही कट गया, क्योंकि आउटपुट में तो विद्युत ही मिलेगी। अब यहाँ पे होता है कि ये क्या है, तो ये ऊष्मा होती है इसमें, तो ये ऊष्मा हो गई। तो यहाँ पे तो हम कहेंगे ऊष्मीय ऊर्जा को किस में बदल रहा है, ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा, देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तापीय पावर प्लांट में, तो दोस्तों यहाँ पे ऊष्मा, ऊष्मा
को किस में चेंज कर रहा है, ऊष्मा को किस में चेंज कर रहा है, ऊष्मा टू किस में, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल जाती है। ऊर्जा के बाद में दोस्तों मैं आपसे बात करूं यहाँ पे हाइड्रो, तो हाइड्रो के अंदर क्या होता है कि जो पानी की जो गतिज ऊर्जा है, पानी की गतिज ऊर्जा जो होती है, इस गतिज ऊर्जा को किस में बदला जाता है, विद्युत में बदला जाता है। इसके बाद जैसे मैं बात करूं परमाणु, परमाणु के अंदर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे रसायन ऊर्जा होती है, क्योंकि जो यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ये है, ये क्या है, रासायनिक पदार्थ है, तो ये रसायन ऊर्जा, यहाँ पे रसायन ऊर्जा किस में आती है, विद्युत ऊर्जा में आता है। और अगर दोस्तों मैं डीजल की बात करता हूँ, तो डीजल में भी क्या होता है, रसायन तेल होता है, वो तेल क्या है, जलेगा, तो यहाँ पे रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्लियर। यहाँ पे सोलर पावर प्लांट के लिए पूछ ले, सोलर पावर प्लांट के लिए पूछ ले, तो दोस्तों यहाँ पे सौर ऊर्जा को किस में चेंज करेगा, विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलता है। तो ये सारी चीज अपन ने पढ़ ली दोस्तों, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। 10 नंबर, भारत में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सामान्य तौर पर खालिस्तान का प्रयोग करती है। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, तो वितरण लाइन जो होती है सामान्य तौर पर किसका प्रयोग करते हैं, तो वितरण लाइन के लिए दोस्तों बात करते हैं। एक देखो ध्यान से, यहाँ पे होता है पारेषण, क्या पारेषण होता है, लेकिन कौन सा पारेषण, तो यहाँ पे बात करेंगे प्राथमिक पारेषण। एक होता है यहाँ पे द्वितीयक पारेषण, फिर होता है यहाँ पे प्राथमिक वितरण, और एक होता है यहाँ पे द्वितीयक वितरण। क्लियर। तो ये 4 स्टेप होती है दोस्तों। सबसे पहले जो उत्पादन होता है यहाँ पे जाता है, यानी तो यहाँ जैसे कोटा पैदा किया, कोटा से दौसा तक जो लेके आते हैं वो क्या होता है ये, तो मैं कह रहा हूँ जैसे 400 केवी वोल्टेज इसके अंदर होता है। द्वितीयक के अंदर कितना होता है, तो मैं कहूँगा 66 या फिर 33 केवी इसके अंतर्गत होता है। यहाँ पे प्राथमिक जो वितरण होता है इसके अंदर मेरे दोस्तों 11 केवी होता है। कितना होगा, ओनली फॉर, तो मैं बात करूंगा यहाँ पे 11 केवी, तो ये 11 केवी होगा। और द्वितीयक वितरण के अंदर 440 वोल्टेज या फिर मैं कहूँगा 230 वोल्टेज आता है। अब खुद पता लगा लीजिए कौन सा किसमें होता है। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा 33 केवी तक, तो अपन कहेंगे आरसीसी के प्रयोग करेंगे, लेकिन 33 केवी से ज्यादा का होता है तो यहाँ पे स्टील के होंगे, ये आरसीसी के लिए होगा और ये भी आरसीसी में प्रयोग किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, तो दोनों ही दोस्तों, ये दोनों ही जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है इसमें हम आरसीसी के क्या करते हैं, पोल प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, आरसीसी के पोल हम अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये मैंने बता दिया 4 स्टेप होती है, 1 2 3 4। घरों में जो विद्युत आती है वो द्वितीयक पारेषण से आती है और इसी से 204 तार निकलते हैं, जबकि इसमें 3 तार 3 तार 3 तार, तो इसमें भी न्यूट्रल नहीं होता, इसमें भी न्यूट्रल नहीं होता, इसमें भी न्यूट्रल नहीं होता, न्यूट्रल केवल यहीं पे मिलता है मेरे दोस्त। क्लियर, कोई डाउट किसी को नहीं। आइए दोस्तों चलते हैं आगे। भारत में विद्युत वितरण किन वोल्टेज पर किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे अभी देखो, ये मैंने ये समझाया कि वितरण, द्वितीयक वितरण आमतौर पर किस पे किया जाता है, तो ये 440 वोल्टेज और 230 पर किया जाता है, ये तो द्वितीयक वितरण है, लेकिन ये भी तो वितरण है, तो ये 11 केवी और 440 में किया जाता है। मैं पहले समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो 11 केवी हो गया, 440 वोल्टेज हो गया और 3 फेज हो गया। बोलो यहाँ पे ये समझ में आया कि नहीं आया, तो आपको ज्यादा ज्ञान लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ सीधा सीधा हो गया दोस्तों। क्लियर। तो यहाँ पे विद्युत वितरण किन वोल्टेज पर किया जाता है, 11 केवी में भी होता है और 400 वोल्टेज में भी होता है। 400 केवी नहीं है, 400 वोल्टेज होगा मेरे दोस्तों। आइए नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों 12 नंबर, फ्रांसिस तथा कैप्लान टरबाइन किस वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा आवेगी यानी इम्पल्स, प्रतिक्रिया, आवेगी या प्रतिक्रिया, तो यहाँ अक्षीय प्रभाव वाले होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये होता है कैप्लान। कौन सा, कैप्लान होता है, जिसके अंदर ब्लेड की संख्या होती है वो 3 से 6 ब्लेड होती है। क्या,
तो यहाँ पे ब्लेड की संख्या बात कर रहा हूँ, 3 से 6 ब्लेड होती है। ये जो होता है दोस्तों, ये होता है हमारा फ्रांसिस। कौन सा होगा? तो यहाँ पे बात करेंगे फ्रांसिस। तो यहाँ पे ये फ्रांसिस है और इसके अंदर जो ब्लेड की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, यानी 12 से 16 ब्लेड तक होती है। और इसके अंदर तो दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है, ये आपका पेल्टन टरबाइन होता है, पेल्टन। तो ये पेल्टन टरबाइन होता है, लगभग इसके अंदर अपन कहेंगे 22 या 24 ब्लेड होती है। कितनी होती है? 22 या 24 ब्लेड के समथिंग इसमें होती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो विद्युत बनती है वो फ्रांसिस से बनती है। इससे जो विद्युत बनती है वो 765 क्षमता इसकी होती है। 765 केवी की क्या होती है? सॉरी, मेगावाट। 765 मेगावाट होता है। इसका जो होता है 225 मेगावाट होता है। यहाँ पे 225 मेगावाट क्षमता होती है और इसकी जो होती है वो 250 मेगावाट इसकी क्या होती है? क्षमता होती है। तो आपसे पूछ रहा है कि फ्रांसिस और कैप्लान, फ्रांसिस और कैप्लान जो होते हैं ये आपके दोस्तों कौन से होंगे? तो हम कहते हैं कि भैया प्रतिक्रिया होगा या आवेगी होगा। तो यहाँ पे आप जरूर क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही प्यारा प्रश्न होता है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा किसमें है ब्लेड की संख्या, तो हम कहेंगे भैया पेल्टन के अंदर सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां आप डायग्राम में भी देख रहे हो तो ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सीधा सीधा हम कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रांसिस और ये, तो यहाँ पे प्रतिक्रिया प्रकार का जो होता है ये प्रतिक्रिया प्रकार का होगा, ये प्रतिक्रिया प्रकार का होगा और ये आवेगी प्रकार का। ये होता क्या है? प्रतिक्रिया प्रकार का मतलब होता है अगर नोजल के द्वारा पानी का जो दबाव है एक समान होता है तो उसे आवेग कहते हैं, और असमान होता है, पानी का जो दबाव होता है वो असमान होता है तो उसे प्रतिक्रिया कहते हैं। इसमें समान दबाव होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें समान दबाव होते हैं सभी ब्लेडों पर, लेकिन इन पर अलग अलग होता है, तो ये प्रतिक्रिया कहलाएंगे दोस्तों। ये क्या कहलाएंगे? प्रतिक्रिया कहलाते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ये शीर्ष के आधार पर आपसे पूछा जाए, शीर्ष के आधार पर, तो ये आपका जो कार्य करता है ये ओनली 30 मीटर तक का ऊंचाई तक कार्य करता है। शीर्ष के आधार पर ये जो होता है ये आपका कितने मीटर तक होगा? तो मैं कहूँगा 100 मीटर तक होता है। ये 100 मीटर तक होता है और ये मेरे दोस्तों 100 से अधिक मीटर की यानी ऊंचाई पर कार्य करता है। 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कार्य करता है। ये मैंने पूरा का पूरा विवरण यहाँ आराम से बताया है। क्लियर दोस्तों? कोई डाउट किसी को? नहीं। आइए तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न आता है ये कि सिरोपरि संचरण लाइन में सर्ज इम्पीडेंस का मान कितना होता है? दोस्तों सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है? ये ZC बराबर होता है अंडर रूट में L अपॉन में क्या होता है? C। तो दोस्तों ये सर्ज इम्पीडेंस होता है जो पारेषण लाइन के नो लोड कंडीशन पर होता है। जब नो लोड अवस्था होती है तो वहां पे जो अभिलाक्षणिक विशेषताएं होती है उसी को अपन सर्ज इम्पीडेंस कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों अगर वो पारेषण में पूछे, पारेषण लाइन के लिए पूछे, पारेषण लाइन के लिए पूछे तो ध्यान रखना 400 से 700 ओम होता है। यहाँ अगर वो केबल के लिए पूछे तो ध्यान रखना केबल के लिए कितना होता है? 40 से 60 होता है। अगर वो ट्रांसफॉर्मर के लिए पूछे तो दोस्तों 1000 ओम होता है। अब पूछ किसके लिए रहा है? तो संचरण यानी ट्रांसमिशन लाइन के लिए पूछ रहा है, तो सीधा 400 से 600 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये नहीं आता है, केबल पूछता है तो 40 से 60 ओम होता है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मात्रक पूछे कि मात्रक किसमें है तो हम कहेंगे भैया किसमें है? ओम के अंदर होता है। कोई डाउट किसी को? नहीं। आइए अगला प्रश्न होता है 14 नंबर। यदि एक पारेषण लाइन में प्रत्येक चालक का व्यास d है, ठीक है, हो तो n सतह के स्टैंडर्ड चालक का व्यास कितना होगा? दोस्तों यहाँ पे ऐसे कह रहा है ये जैसे कि ये एक स्टील तार है, ये स्टील तार है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या
कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक लेयर और बना दी दोस्तों। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक लाइन और बना दी दोस्तों यहाँ पे। इस प्रकार से ये एक क्या बन रहा है, एक पारेषण लाइन का तार बन गया। अब दोस्तों तार बन गया है, अब ये पूछ रहा है क्या, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड चालक का व्यास कितना होता है, स्टैंडर्ड चालक का व्यास कितना है, जबकि एक तार का, प्रत्येक तार का तो डी दे रखा है, प्रत्येक तार का तो इसने क्या दे दिया, ये प्रत्येक तार का तो डी दे दिया, लेकिन वो अब पूछ रहा है ये पूरे तार का, तो पूरे तार का पूछ रहा है दोस्तों, ये पूरे तार का क्या होता है डी, तो डी बराबर यहाँ पे क्या होता है, तो हम कहेंगे भैया 2n-1 होता है, 2n-1, और इनटू में कोष्टक के बाहर क्या आ जाएगा डी। तो यहाँ पे ये है पूरे तार का व्यास, यानी कि स्टैंडर्ड तार का व्यास, स्टैंडर्ड तार का व्यास। क्लियर, यहाँ पे डी बराबर, और यहाँ है एक तार का व्यास, एक तार का व्यास। एन क्या है, एन है यहाँ पे ये, जैसे ये एक लाइन, दो लाइन और ये 3 लाइन, यानी कि एन बराबर है परतों की संख्या, परतों की संख्या। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पे परतों की संख्या, तो इस प्रकार से आसानी से अपन ज्ञात कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को नहीं, तो दोस्तों इस प्रकार से ध्यान रखना, यहाँ आपसे संख्या भी पूछी जा सकती है कि चालकों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों ध्यान रखना 3n² माइनस 3n प्लस में 1, तो यहाँ पे हम कहेंगे संख्या, तो यहाँ पे इस फॉर्मेट से अपन क्या निकाल सकते हैं, संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये संख्या के लिए सूत्र, और ये किसके लिए, तो व्यास के लिए होता है। तो राइट ऑप्शन तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होता है। आइए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में इनमें से किसे एक मंदक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मैं बात करूंगा थोड़ा सा यहाँ पे, ये एक यहाँ पे इस तरह का भाग होता है, और दोस्तों इस तरह का जो भाग होता है, तो यहाँ पे ये 1 2 और 3, दोस्तों ये तो होती है कंट्रोल छड़ें। क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूंगा कंट्रोल छड़ें होती है, और कंट्रोल छड़ों के पास में यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, ये होता है मेरे दोस्तों मंदक। क्या होता है ये मंदक, एक यहाँ लगा दिया जाता है और एक यहाँ लगा दिया जाता है, ये ठीक है। और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर होता है दोस्तों, यहाँ पे ये क्या होता है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे ये होता है रिफ्लेक्टर। अब इसका थोड़ा सा मैं, ये तो इसे तो क्या कहेंगे रिएक्टर, ये रिएक्टर, ये क्या है, तो मैं कहूँगा ये नियंत्रण छड़, नियंत्रण छड़, ये क्या है नियंत्रण छड़, ठीक है, ये नियंत्रण छड़ होगी। और इसके बीच में मेरे दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, ईंधन, ये क्या है यहाँ पे, ये ईंधन है, तो यहाँ पे ये क्या है, तो मैं कहूँगा ईंधन, ईंधन यूरेनियम थोरियम प्लूटोनियम की बात चलती है। और ये क्या है, मंदक, मंदक, तो दोस्तों मंदक को मॉडरेटर कहते हैं, मंदक को क्या कहते हैं, मॉडरेटर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अब क्या किया जाता है, ये जो ईंधन है इसके नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है और इसको तोड़ा जाता है। तोड़ते हैं तो यहाँ क्रिया होती है विखंडन। कौन सी क्रिया होती है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे विखंडन, और विखंडन भी कौन सी, नियंत्रण, तो नियंत्रण विखंडन क्रिया यहाँ पे की जाती है। और जैसे इस ईंधन को तोड़ा जाता है तो तोड़ने पर यहाँ बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है, और उस ऊष्मा से पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता है। तो यहाँ पे अब दोस्तों मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि इसमें जो ईंधन प्रयोग होता है वो कौन सा होता है, तो ईंधन भाई साहब यहाँ पे यूरेनियम, यूरेनियम। दूसरा जैसे कि मैं बात करूंगा यहाँ पे थोरियम, थोरियम, और एक होता है यहाँ पे प्लूटोनियम, ठीक है। तो यहाँ पे यूरेनियम क्यों हो गया। इसके बाद में आता है यहाँ पे नियंत्रण छड़। ये नियंत्रण छड़ के रूप में कौन प्रयोग किया जाता है,
ठीक है। तो नियंत्रण छड़ के रूप में अपन क्या करते हैं, इंडेनियम, इंडेनियम, सिल्वर, कैडमियम, बोरोन, ये। तो दोस्तों ये नियंत्रण छड़ के रूप में इंडेनियम, सिल्वर, कैडमियम, बोरोन हो गया। ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम हो गया। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूंगा मंदक, यानी ग्रेफाइट, यहां पे ग्रेफाइट, भारी जल, भारी जल, बेरिलियम, ठीक है। तो यहाँ पे ये मंदक कौन सा हो गया दोस्तों, ये मंदक हो गए। और क्या बचा इसमें, और तो सारी चीज हो गई। तो यहाँ पे ईंधन हो गया, एक नियंत्रण छड़, और एक हो गया मंदक। अब आराम से आप पता लगा लीजिए। तो वो यही तो पूछ रहा है कि मंदक यानी मॉडरेटर क्या होता है। तो दोस्तों मॉडरेटर के रूप में सोडियम है, ग्रेफाइट है, भारी जल है और हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे दोस्तों अच्छा 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 अच्छा, तो ग्रेफाइट भी दे दिया और भारी जल भी दे दिया इसने। तो यहाँ पे भारी जल भी आ गया, ग्रेफाइट। दोस्तों दोनों ही होते हैं इसके अंदर, ध्यान रखना, क्योंकि ये कह रहा है आमतौर पर इस्तेमाल, अच्छा आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों भारी जल का भी करते हैं, ग्रेफाइट का भी करते हैं। यहाँ दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे, राइट होंगे दोस्तों, क्योंकि ग्रेफाइट भी होता है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भी हम प्रयोग करते हैं और भारी जल का भी हम प्रयोग करते हैं। किसके लिए, मंदक के लिए। तो मंदक करता क्या है, मंदक करता क्या, एक होता है मंदक और एक होता है ये। तो ये न्यूट्रॉन की संख्या, जो न्यूट्रॉन की संख्या, देखो मंदक जो होता है न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रण करता है, न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रण करता है। जबकि नियंत्रण छड़ होती है, ये संख्या को, न्यूट्रॉन जो होता है उसकी संख्या को नियंत्रण करती है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ दोनों ही हो जाएंगे, ग्रेफाइट और भारी जल। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, 16 नंबर, कि उच्च वोल्टेज डीसी संचरण में मामले में कम से कम कितने चालकों की जरूरत होती है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं डीसी पारेषण की बात करूं, डीसी पारेषण, तो इसमें आपका क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, एक होता है मोनोपोलर, मोनोपोलर होता है। एक होता है यहाँ पे बाईपोलर, क्या होता है, बाईपोलर, मोनोपोलर, बाईपोलर। और एक होता है दोस्तों होमोपोलर, होमोपोलर। ये 3 प्रकार की इसमें क्या होती है, लाइन होती है। और यहाँ पे मोनोपोलर, बाईपोलर, होमोपोलर, इसमें जो तार की संख्या होती है, तार, तो इसमें केवल मोनोपोलर में 1 होता है, बाईपोलर में 2 होता है, और यहाँ पे अनेक होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, अनेक होते हैं। तो कम से कम कितना, तो कम से कम 1 होता है। यही तो पूछ रहा है कि कम से कम कितने होते हैं। तो कम से कम तो भैया 1 होता है। अब मैंने तो पूरा लिख दिया कि मोनोपोलर में पूछे तो 1, बाईपोलर में पूछे तो 2, और होमोपोलर में पूछे तो अनेक तार इसमें प्रयोग किए जाते हैं। किसमें, डीसी पारेषण में प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपके लिए ये खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रीशियन का फाउंडेशन, जो बेस है दोस्तों, पूरा कंप्लीट कोर्स अगर बात की जाए तो लोको पायलट के लिए तो धमाकेदार। क्यों, क्योंकि यहाँ मात्र 599 रुपए में आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। पहली आपको मिलेगी, यहाँ पे मैं बात करूंगा इलेक्ट्रीशियन, ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी कंप्लीट मिलेगी। दूसरी मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको ड्राइंग कंप्लीट मिलेगी। और तीसरी यहाँ पे आपको साइंस, यानी बेसिक जो साइंस होती है, वो तीनों सब्जेक्ट आपको मात्र 599 रुपए में मिलने वाले हैं। आप अभी क्या कीजिए, प्ले स्टोर से आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें रजिस्टर्ड होके और कोर्स को खरीद लीजिए। दोस्तों बहुत ही जीरो लेवल बेसिक के साथ एक एक पॉइंट को समझाया गया है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं यहाँ इस तरह समझा रहा हूँ तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा एक एक स्टेप टू स्टेप, कड़ी टू कड़ी समझा रहा हूँ, और माइंड में बिल्कुल हाथों हाथ
याद हो रहा है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे और कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो या आप फोन कर सकते हो, ये मेरे पर्सनल नंबर है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर, और 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन 1 किलो पेट्रोल का ज्वलन, 1 किलो एंथ्रेसाइड का, 1 किलो 10 किलो लकड़ी और 1 किलो यूरेनियम। दोस्तों यहाँ मैं बात करूंगा, यहाँ पे 1 केजी यूरेनियम, 1 केजी जो यूरेनियम होता है ना, ये आपके 3000 टन कोयला के बराबर होता है दोस्तों ये। तो सबसे ताकतवर कौन हुआ? यूरेनियम। यानी 1 केजी यूरेनियम से जो ऊष्मा निकलेगी वो ऊष्मा 3000 टन कोयले की ऊष्मा के बराबर होता है। नेक्स्ट, तड़ित निरोधक आमतौर पर खालिस्तान स्थापित किया जाता है। ये तड़ित निरोधक क्या है दोस्तों? आपने मकानों के ऊपर ये त्रिशूल सा देखा होगा, देखा है? बस इसे ही अपन क्या कहते हैं? तड़ित निरोधक कहते हैं। इसे लाइटिंग अरेस्टर भी कहते हैं। क्या? लाइटिंग अरेस्टर। तो लाइटिंग अरेस्टर होता है, कहाँ लगाया जाता है? तो मकानों के शीर्ष पर लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ मकानों के शीर्ष पर, भवन की तली, तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? मकानों के शीर्ष पर। किसके मध्य लगाया जाता है? तो ध्यान रखना, लाइन व भूमि, यानी भू के मध्य। तो यहाँ पे आकाशीय विद्युत से सुरक्षा करेगा। सुरक्षा आपसे पूछे किससे करेगा? तो ये आकाशीय विद्युत, आकाशीय जो विद्युत होती है उससे ये क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। लाइटिंग अरेस्टर, यानी लाइट जो अरेस्टर होता है ये। और सामान्यतः किसका बना होता है? तांबे का बना होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आइए दोस्तों आगे चलते हैं। 19 नंबर, टैक तार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों टैक तार क्या होता है इसको समझिएगा। मैं कह रहा हूं ये मेरे दोस्तों क्या होता है? पोल। ठीक है ना, ये पोल होता है और ये मैंने कहा कि भाई ये धरातल होता है। ये क्या है? धरातल है। और धरातल है तो ये जो नीचे का भाग गाढ़ा है ना, ये इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एंकर। ये क्या कहते हैं? एंकर। और ये जो एंकर होता है, ये जो भाग होता है एंकर, ये कुल लंबाई का 1/6 भाग होता है। यहां से यहां तक जो होता है ये 1/5 भाग होता है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बॉडी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक ये भाग लगाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं क्रॉस आर्म। क्या कहते हैं? क्रॉस आर्म कहते हैं दोस्तों ये लोग। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे ये लगाएगी दोस्तों ये, और इसे क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं हम इंसुलेटर। क्या कहेंगे दोस्तों? इसे इंसुलेटर। और यहाँ पे ये लगाए जाते हैं भैया तार। तो ये तो हो गए तार, ठीक है ये। और यहाँ पर बात करेंगे कि ये क्या है? तो ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर। तो ये इंसुलेटर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ से क्या होता है? एक तार बांध करके और नीचे जमीन में गाड़ा जाता है। अगर ये कोई घुमाव पे या प्रथम पोल या अंतिम पोल होता है तो ये गिरता है उसके विपरीत दिशा में यहाँ पे प्लेट के साथ में, और ये हुक या कुंदा लगा करके किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक इंसुलेटर और लगा दिया जाता है बीच में। ये इंसुलेटर होता है। तो ये जमीन से कितना ऊंचा होता है? मैं कहूंगा ये 3.05 मीटर ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। यानी 10 मीटर कम से कम ऊंचाई होती है नीचे से, तो 10 मीटर ऊपर ये लगाया जाता है। तो इसे मेरे दोस्तों क्या कहते हैं? इसे टेक तार या फिर ताण के नाम से जाना जाता है। और इसे हम कहते हैं टेक इंसुलेटर भी कहते हैं। टेक इंसुलेटर के नाम से जाना जाता है। बोलो दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये क्या है? लेकिन ये तो हमारा पोल है। ये क्या है? पोल होता है। तो सारी चीज मैंने बता दी दोस्तों। हाँ, ये टेक तार होता है, ये किसका बना होता है? कि ये GI का बना होता है। जबकि ये जो तार होता है ये AC
SR तार होता है। ये इंसुलेटर होता है, ये किसका बना होता है? तो मैं कहूंगा ये चीनी मिट्टी का बना होता है, ये चीनी मिट्टी का बना होता है। और ये किसका पोल होता है? तो भाई पोल तो ज्यादातर किसके बने हैं? तो हम कहेंगे RCC के सबसे ज्यादा हम प्रयोग लेते हैं। तो यहाँ पे टेक तार है तो GI का हम प्रयोग करते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो ACSR संवाहक। संवाहक का मतलब होता है दोस्तों चालक। में स्टील तार का क्या कार्य होता है? दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक ये होता है, एक स्टील तार होता है और इस पर क्या होते हैं अनेक सारे क्या होते हैं, यहाँ पे ये तार लपेट कर बनाए जाते हैं। तो ये होता है हमारा ACSR तार। तो इसमें जो ये होता है ये स्टील तार होता है, ये क्या होता है? स्टील तार होता है। और ये जो होते हैं ये एल्यूमिनियम तार होते हैं जिनकी संख्या लगभग 7 से 8 होती है। अब इसका मैं उपनाम अगर पूछूं, उपनाम, तो भैया ये एक किसकी तरह दिख रहा है? एक बंडल की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको बंडल तार भी कहते हैं। इसमें लपेटे लपेटे हैं इसलिए इसको लड़ीदार भी कहते हैं, लड़ीदार तार। इसमें रेसे से है इसलिए इसको क्या कहते हैं? रेसेदार तार कहते हैं। और दोस्तों लपेट कर बनाया जाता है इसलिए इसको स्टैंडर्ड तार भी कहते हैं, स्टैंडर्ड तार कहते हैं। और स्टैंडर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? मानक तार भी कहते हैं। और दोस्तों बीच में गैप है इसलिए इसको खोखला चालक भी कहते हैं, खोखला तार, खोखला तार। तो दोस्तों ध्यान रखना ये इसके उपनाम होते हैं। और ये केवल कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो हम कहेंगे वितरण, वितरण व पारेषण, वितरण व पारेषण। सभी प्रकार की जो सिरोपरि लाइन होती है ना, सिरोपरि लाइनों में, सभी प्रकार की सभी सिरोपरि लाइनों में इसका हम क्या करते हैं? उपयोग किया जाता है। तो स्टील तार का जो काम होता है ना, स्टील तार का जो कार्य होता है वो केवल किसका होता है? खिंचाव तनाव के लिए होता है, यानी जो तनन बल होता है उसके लिए कार्य करते हैं। तो दोस्तों तनन बल के लिए इसका कार्य होता है। तो उप रिश्तर प्रभाव की पूर्ति के लिए, अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करना, अधिक धारा प्रवेश, तो यांत्रिक तनाव। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट होता है। बोलो दोस्तों यहाँ पे एक शब्द था, मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे निचोड़ आपको दे दिया है। आगे क्या कह रहा है? उप स्टेशन के विद्युत स्विच यार्ड में बजरी या पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? दोस्तों आपको ये स्विच यार्ड एक नजर आ रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि लाइन भी नीचे है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो ये पत्थर, छोटे छोटे पत्थर ही पत्थर रहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब देखो बरसात होगी पानी नीचे आएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधे उगेंगे, तो छोटे छोटे पेड़ पौधे उगेंगे तो वो चालक का काम करेंगे, और तार नीचे है तो वहां पे दिक्कत पैदा करेंगे। तो यानी छोटे पेड़ पौधों को रोकना इसका मेन कार्य होता है। दूसरी चीज, ये ट्रांसफॉर्मर है, तेल भी बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ बार बार तेल बाहर निकलता है, किससे? एक्सप्लोजन वेंट के द्वारा। तो यहाँ पे फिसलन को रोकने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल होता है, उसको भी कम करने के लिए यहाँ पे स्विच यार्ड के अंदर ये पत्थर डाले जाते हैं। तो तेल के रिसाव में आग लगने को टोलना, सही बात है। स्विच यार्ड के भीतर पेड़ पौधे उगने से रोकना, और यार्ड की कार्य व्यवस्था, और अपन कहेंगे स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल को कम करने के लिए भी होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सभी होता है। आइए नेक्स्ट है दोस्तों, यदि शक्ति गुणांक उच्च है तो उपभोक्ता की केवीए में अधिकतम मांग क्या है? भैया पावर फैक्टर जो होता है ये आपका वास्तविक शक्ति बटा किलोवाट बटा यहाँ पे केवीए होता है, ये हमको पता है। क्योंकि वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति होता है। तो यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि पावर फैक्टर उच्च है, तो पावर फैक्टर उच्च है तो केवीए क्या होगा? तो हम कहेंगे केवीए निम्न होता है। क्योंकि पावर फैक्टर जो होता है ना, ये आपके केवीए के क्या होता है? विलोम अनुपाती होता है। तो भैया यहाँ पे अगर पावर फैक्टर उच्च है तो केवीए क्या हो जाएगी? घट जाती है। तो केवीए क्या हो जाती है? तो हम कहेंगे भैया घट जाती है। जबकि यहाँ पे पावर फैक्टर जो होता है ये आपके किलोवाट के क्या होता है? समानुपाती होता है। आइए 23 नंबर, एक थर्मल पावर प्लांट की संपूर्ण दक्षता लगभग कितनी होती है? दोस्तों अगर मैं थर्मल की बात करता हूँ, किसकी?
थर्मल। तो थर्मल की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी दक्षता मात्र 25 से 30% होती है। अगर इकोनोमाइजर का प्रयोग किया जाता है, किसका? इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर का प्रयोग करने से इसकी जो दक्षता होती है वो 40 से 45% हो जाती है। 40 से 45% इसकी दक्षता क्या हो जाती है? हो जाती है। थर्मल के बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों हाइड्रो। तो हाइड्रो की जो दक्षता होती है वो 90 से 95% यानी सबसे अधिक, इसकी क्या होती है? सबसे अधिक होती है। इसकी क्या होती है? सबसे अधिक होती है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अगर बात करना चाहूँ किसकी? परमाणु की। तो परमाणु की क्या होती है? परमाणु की थर्मल से तो कम होती है और हाइड्रो से ज्यादा होती है। तो लगभग एवरेजिंग जो मानते हैं वो अपन ये कह सकते हैं 40 से 50% इसकी क्या होती है? दक्षता होती है। तो थर्मल पावर प्लांट की कितनी होगी? 30 होगी, 95 होगी, 90 होगी, 25 से 26 होगी। तो ये कह रहा है एक थर्मल पावर प्लांट की संपूर्ण दक्षता लगभग कितनी होती है? तो भैया कम होती है। तो यहाँ पे 25 से 30 मानते हैं तो 25 से 26 ही राइट ऑप्शन माना जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो जैसे ये मानते, फिर अगर ये कहता है इकोनोमाइजर का प्रयोग किया जाता है तो जैसे फिर अपन 40 से 35 40 से 45% अपन करते। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 24 नंबर, सामान्य मिट्टी में एक खंभे की गहराई जमीन में कितनी होनी चाहिए? दोस्तों अभी आपको अगर पता हो तो मैंने तुरंत किया है, देखो कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि भैया ये धरातल है, और धरातल है तो नीचे कितनी गाड़ दी अपन ने? 1/6 भाग गाड़ दिया, और ऊपर कितनी रख दी? 1/5 भाग अपन ने क्या रख दी? यहाँ पे ऊपर रख दी दोस्तों। तो यहाँ पे पोल की ऊंचाई का 1/6 भाग जमीन की गहराई में होता है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन तो यही हो गया। यहाँ पे अपन कहते हैं कि भैया ये पोल होता है, ये धरातल होता है, तो ये जो भाग होता है ये 5/6 भाग होता है, सॉरी 1/6 भाग होता है, और 5/6 भाग ये ऊपर होता है। क्लियर? कोई सा भी पोल हो XYZ, उसके 6 टुकड़े कर दो, 5 टुकड़े ऊपर, 1 टुकड़ा नीचे काट दो बस। ठीक है? ए ऑप्शन आपका क्या हो गया? राइट। नेक्स्ट आइए, नगरों में उच्चतम मांग संभावित समय। दोस्तों जो भी बड़े बड़े नगर होते हैं तो उसमें उच्चतम लोड कब होता है? कितने बजे होता है? सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 2 से शाम को 6 बजे, और शाम को 6 से 12 रात को 12 बजे तक, और रात को 12 बजे से सुबह यानी 12 दोपहर 12 बजे बाद, और शाम को 4 बजे तक। तो दोस्तों हमको पता है कि सबसे ज्यादा टीवी, रेडियो, कूलर, पंखे कब चलते हैं? शाम को समय चलते हैं। सब मनोरंजन करते हैं तो शाम को समय करते हैं। तो शाम का समय कितना हो गया? 6 PM से 12 PM होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक वितरक प्रणाली, वितरक का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में क्या होते हैं? फीडर होता है क्या? यहाँ पे वितरक होता है क्या? सेवा लाइन होती है क्या? उपरोक्त सभी। जी हाँ। जैसे कि मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि एक कोई भी 33 kV टू 11 kV सब स्टेशन है, यहाँ से ये लाइन जा रही है, तो ये कौन सी जाएगी? तो मैं कहूंगा ये भैया 11 kV लाइन जा रही है। तो ये 11 kV लाइन है, तो ये क्या कहलाएगा? तो मैं कहूंगा इसे फीडर कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? फीडर कहेंगे। यहाँ ट्रांसफार्मर होगा, और ट्रांसफार्मर होगा, छोटी छोटी लाइन निकलेगी, छोटी लाइन निकलेगी तो ये वितरण लाइन हो गई। ये कौन सी हो गई? वितरण हो गई। यहाँ पे जैसे ये वितरण केंद्र हो गया, और ये छोटा सा मकान हो गया, तो यहाँ से जो कनेक्शन की लाइन जाएगी इसे कहते हैं सर्विस लाइन। इसे क्या कहते हैं? सर्विस लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे ये सेवा लाइन कह दो चाहे सर्विस लाइन कह दो। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी सभी होते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर, संचरण लाइनों में 2 खंभों के मध्य चालक के रूप में झूल जाता है, तो इसका कारण क्या है? यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक पोल ये है और एक पोल ये है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि तार लिया गया है, एक तार इस तरह जुड़ गया, जबकि होना तो ये चाहिए था ना, ऐसे बिल्कुल सीधा होना चाहिए था, लेकिन ये झूल गया, और ये झूल गया है, इसे ही मेरे दोस्तों क्या कहते हैं? इसे ही हम सेग कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? सेग कहते हैं। और ये सेग जो होता है ये किस में मापा जाता है? तो ध्यान रखना ये मीटर में मापा जाता है। तो एस बराबर दोस्तों 2 पोल के मध्य में जो तार लगा है उसका वजन कितना होता है, यानी कि यहाँ कहेंगे वेट, ठीक है। तो यहाँ W4 क्या हो जाएगा? वेट।
यहाँ पे बात करेंगे फिर दो पोल के मध्य की जो दूरी होती है, डिस्टेंस, दूरी का वर्ग, तो दूरी का वर्ग बटा 8 इंटू टी। टी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो तनन बल लगता है वो। तो मेरे दोस्तों ये फॉर्मूला होता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दो लाइनों में झोल के मध्य रूप में झूल जाता है, इसका कारण क्या है, तो ये सेग है, तो सेग हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब अपन ने तो पूरा ही निकाल दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पूरा निकाल दिया। तो यहाँ पे तापमान, ध्यान रखना, सेग जो होता है ना, सेग होता है ये तापमान के विलोम अनुपाती, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो सेग बढ़ेगा क्या, सेग बढ़ेगा क्या, जी हाँ, तो समानुपाती होता है किसके, ताप के। क्योंकि ताप बढ़ेगा तो सीधी बात है झोल भी तो बढ़ेगा, यार सेग बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और एक होता है सेग जो होता है, सेग जो होता है वो तनाव, तनाव के विलोम अनुपाती है। भाई मैं इसे खींचूंगा, तनाव ज्यादा होगा तो ये अपने आप ऊपर टाइट हो जाएगा, तो सेग तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तनाव के तो क्या होता है, विलोम अनुपाती, और यहाँ तापमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट नहीं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पे 28 नंबर, ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टर कौन से स्थान पर लगाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ बूस्टर के रूप में मैं बात करता हूं, बूस्टर, बूस्टर के रूप में यानी वर्धक, वर्धक। तो यहाँ पे वर्धक के रूप में एक तो आपका ट्रांसफॉर्मर भी हम प्रयोग करते हैं, दूसरी चीज यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर एक जैसे कि अपने सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो यहाँ पे बूस्टर के रूप में लाइन के मध्य में, लाइन के मध्य में हम प्रयोग करते हैं, और बूस्टर का उपयोग पावर फैक्टर को क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो लाइन के मध्य में राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर, पावर प्लांट में टरबाइन की गति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार का एक टरबाइन होता है, और यहाँ पे ये हमारा अल्टरनेटर होता है, ठीक है, ये, और ये कपलिंग के द्वारा जोड़ते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, ये अगर होता है तो यहाँ पे गिरारियां होती है बहुत सारी, और इन गिरारियों को नियंत्रण किया जाता है, यहाँ बॉक्स होता है, तो इसको कहते हैं गवर्नर, गवर्नर। तो गवर्नर के द्वारा अपन क्या करते हैं, गति को नियंत्रण किया जाता है गवर्नर के द्वारा। तो गवर्नर के द्वारा क्या करते हैं, टरबाइन की गति को नियंत्रण किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 30 नंबर, पावर प्लांट में एक रिजर्व जनरेटिंग क्षमता होती है जो पावर ऑपरेशन में है परंतु सर्विस में नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे हॉट रिजर्व कहते हैं, कोल्ड रिजर्व कहते हैं, स्पिन रिजर्व कहते हैं, और फ्रम पावर कहते हैं। दोस्तों जो हॉट रिजर्व होता है, हॉट रिजर्व होता है, ये क्या करता है कि सेवा देने के लिए तो तत्पर है, लेकिन ये तुरंत नहीं देता। तो इसमें मैं कहूंगा जैसे थर्मल पावर प्लांट, थर्मल। तो ये दूसरी चीज यहाँ पे मैं कहूंगा, ये कह रहा है परंतु सर्विस में नहीं है, यानी क्षमता, भाई आपको विद्युत तो देगा लेकिन तुरंत नहीं देगा, तो यहाँ पे वो हॉट रिजर्व कहलाता है। एक होता है कोल्ड रिजर्व, कोल्ड रिजर्व में क्या होता है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है, और आपने विद्युत की डिमांड करी, और विद्युत की डिमांड करते ही उसने क्या किया, वाल्व घुमाया पानी का, और वहां से प्रेशर से आया, तुरंत वो दे देगा। तो थोड़ी देर, 5-7-10 मिनट में, आधे घंटे में दे देगा। और एक होता है स्पिन, ये तो डायरेक्ट लेके बैठा रहता है, भाई साहब ये लो। तो यहाँ पे जैसे आपका डीजल इंजन होता है, उसका तुरंत, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट होते हैं, तुरंत दबाया, ये विद्युत मिल गई, तो ये तुरंत देने के लिए होता है। तो राइट ऑप्शन तो यहाँ क्या हो जाएगा, हॉट रिजर्व क्षमता होती है। 31, यदि ट्रांसमिशन लाइन में 6 कंडक्टर प्रयुक्त किए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। दोस्तों आपको पता होगा, अगर इस प्रकार की कोई भी, यहाँ पे इस प्रकार की कोई लाइन होती है, तो यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे क्या होता है, कई बार इस प्रकार की एक अलग और लाइन होती है। तो 1 2 3, 1 तार 2 तार 3 4 5, 4 5 और 6, इस प्रकार की लाइन होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, डबल सर्किट लाइन के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जाने और आने, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, द्वितीयक संचरण में प्रयुक्त वोल्टता कितनी होती है। तो दोस्तों ये तो अपन ने पहले ही निकाल लिया था, द्वितीयक के अंदर कितनी होती है। तो यहाँ पे एक होता है पारेषण, पारेषण, और एक होता है यहाँ पे वितरण,
ठीक है, ये दो होते हैं, ये भी दो होते हैं। प्रथम होता है, इसमें लगभग 440 केवी होता है, ये आपके 66 केवी या फिर 33 केवी में होता है, ये आपका 11 केवी में होता है, और ये आपका 230 वोल्टेज या फिर 440 वोल्ट होता है। तो 440 तो केवी है, 230 वोल्ट है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी होता है। नेक्स्ट 33 केवी, सॉरी 33 आंसर आंसर क्या 33 नंबर। 3 फेज 4 तार केवी में उदासीन चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल होता है। दोस्तों ये शायद दोबारा आ चुका है, दोबारा नहीं आया लेकिन ऐसा मिलता जुलता आ गया। तो ये कह रहा है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी कटाक्ष क्षेत्रफल जो होता है, मैं कहूंगा जैसे कि ये होता है इस प्रकार से। तो मेरे दोस्तों जो न्यूट्रल होता है वो बिल्कुल आधा ही होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल आधा होता है, फेज तार का आधा होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 34 नंबर, संचरण लाइन के शीर्ष पर शीर्ष पर रखा तार किस रूप से कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा इस प्रकार से, कि अगर इस तरह है तो यहाँ पर हमको पता रहता है कि ये जो तार होता है ये, इसे हम क्या कहते हैं, अर्थ तार कहते हैं, अर्थ तार। तो ये अर्थ तार होता है दोस्तों। ये किससे सुरक्षा करता है, तो ये आकाश की विद्युत से सुरक्षा करता है। यहाँ पे इंसुलेटर नहीं लगाया जाता, सीधा ही पोल से जोड़ा जाता है। तो ये किसके बने होते हैं, हम कहते हैं ये GI के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं, GI के होते हैं, यानी अर्थ तार। तो भू संपर्क तार होता है, क्योंकि ये सीधा पूरा लोहे का बना है, तो लोहे का बना है तो सीधा क्या होता है, ये ग्राउंड होता है। 35 नंबर, द्वितीयक वितरण खालिस्तान द्वारा किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे अभी वापस मैंने समझाया पारेषण और एक होता है वितरण। ठीक है, वितरण ये दो प्रकार का, ये दो प्रकार का, यहाँ पे फर्स्ट और ये सेकंड, क्या ये भी फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये लाइन जा रही है, इस लाइन में मात्र 3 तार होंगे, ये लाइन जा रही है तो इसमें 3 तार होंगे, ये लाइन जा रही है तो इसमें 3 तार होंगे, ये लाइन जा रही है तो भाई साहब इसमें 4 तार होते हैं, क्योंकि इसमें एक क्या होता है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल केवल वितरण जो लाइन होती है इसके सेकेंडरी से ही वितरण निकाला जाता है। तो ये द्वितीयक वितरण के लिए तो कह रहा है, तो भाई साहब 3 तो फेज है, 3 फेज है और 4 तार है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 फेज और 4 वायर सिस्टम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 36 नंबर, लाइन से ग्राउंड यानी LG, लाइन से लाइन यानी LL, और डबल लाइन से ग्राउंड यानी LLG निम्न में से किस प्रकार के दोष होते हैं। आइए दोस्तों थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं लाइन के दोष, लाइन में फॉल्ट, ये इसको 2 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। क्लियर, शॉर्ट सर्किट। ये ओपन सर्किट का मतलब होता है कि यहाँ पे एक तार खुला, तो ये एक तार खुला दोष हो गया। दूसरा है 2 तार खुला दोष, और एक होता है 3 तार खुला दोष, तो ये हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, ये 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है यहाँ पे सममित या सिमेट्रिकल कह सकते हो, तो यहाँ पे ये सममित है, और ये होता है असममित, असममित यानी अनसिमेट्रिकल यानी। तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, इसको अपन क्या कहते हैं, डेड सर्किट फॉल्ट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें लाइन तीनों एक साथ स्पर्श हो जाते हैं, तो इसे डेड सर्किट दोष कहते हैं। या फिर लाइन टू ग्राउंड होता है, तो यहाँ पे 1 नंबर और ये 2 नंबर, तो यहाँ पे तीनों आपस में भिड़ जाए या तीनों तार ग्राउंड से स्पर्श हो जाए, तो इसे अपन सममित दोष कहते हैं, और इसे ही डेड सर्किट दोष कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये मात्र 2 से 3% ही होता है, यानी सबसे कम होता है, लेकिन सबसे घातक होता है। ये ध्यान रखना, सबसे घातक होता है। सबसे कम होगा भाई, मात्रा में तो सबसे कम दोष होगा,
सबसे कम होता है, लेकिन घातक के अंदर सबसे खतरनाक होता है। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये आपके एक होता है लाइन टू ग्राउंड, यानी लाइन तार ग्राउंड के दोष हो जाए तो ये लगभग 70% होता है, तो सबसे ज्यादा यही होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको साधारण दोष भी कहते हैं। एक होता है यहाँ पे लाइन टू लाइन यानी डबल लाइन, तो यहाँ पे लगभग ये 20% होता है। और एक होता है डबल लाइन टू ग्राउंड, तो ये मात्र 10 से 15% होता है। बोलो दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? अब आपसे क्या पूछा, एक तो एलजी पूछा तो एलजी हमारे पास है, एक एलएल पूछा तो ये भी है, और एलएलजी पूछा तो ये असममित हो गया, यानी असममित फॉल्ट हो गया। राइट ऑप्शन क्या हो गया ये? तो मैंने तो पूरा ही विवरण दे दिया आपके लिए। जब मैंने आपके लिए इतना कर दिया तो मेरे लिए तो छोटा सा काम कर सकते हो, शेयर करने का। बस बस इतना ही तो काम बताता हूँ मैं तो, ज्यादा कोई काम नहीं है अपना, है ना? हाँ, समझदार हो। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को ऊर्जा का पारंपरिक पारंपरिक यानी परंपरागत सोर्स माना जाता है? पवन, भूतापीय, सौर ऊर्जा, कोयला। दोस्तों, परंपरागत जो होता है, जो एक बार यूज होता है, कोयला हमारा एक बार ही यूज होगा, तो राइट ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, बाकी पवन है, भूतापीय है, सौर ऊर्जा है, ये आपके अपरंपरागत सोर्स में आते हैं। किसमें आते हैं? अपरंपरागत यानी नवीनीकरण सोर्स के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट 38 नंबर, चूंकि कोयले का कैलोरी मान कम होता है, इसलिए एक आधुनिक कोयले वाले थर्मल स्टेशन में ऐसी अतिरिक्त प्रक्रियाओं द्वारा दक्षता बढ़ाई जाती है, जो कि खालिस्तान देसी ऑयल फायरिंग का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, कोयला आपका धात्विक ये खनिजीय कोयला होता है, लकड़ी का कोयला नहीं होता ये। अब इसमें क्या होता है, इसका कैलोरीफिक मान कम होता है, एक तो सबसे ज्यादा गैस का होता है, और कोयले का क्या होता है, सबसे कम होता है। तो हम इसका कैलोरीफिक मान बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसको मोटे कोयले को बारीक बारीक टुकड़ों में बदला जाता है और बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो इसको कहते हैं पल्वेराइज्ड। क्या? पल्वेराइज्ड। तो पल्वेराइज्ड कहते हैं, तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, पल्वेराइजिंग कहते हैं, यानी मोटे कोयले को बारीक चूर्ण में बदलने की जो प्रोसेस होती है, जो क्रिया होती है, वो पल्वेराइज्ड कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं, जब 3 फेज वाली लाइन के तीनों चालकों को शॉर्ट सर्किट की स्थिति में एक साथ लाया जाता है, तो इससे निम्न में से किस प्रकार का फॉल्ट हो जाता है? दोस्तों, ये क्या कह रहा है, अभी अगर आपको समझ में आया है तो बोलिएगा। 3 फेज वाली लाइन के तीनों चालकों को शॉर्ट सर्किट कर दो, यानी कि एल एल एल, और आपस में बढ़ा दो। इसमें बढ़ा देते हैं तो बोलो कौन सा कहलाएगा? तो हम कहेंगे सममित हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सममित हो जाएगा। इसे डेड सर्किट दोष भी कहते हैं। डेड सर्किट दोष के नाम सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन सबसे कम होता है, यानी मात्रा में सबसे कम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न है कि पावर प्लांट में टरबाइन की गति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पे हमको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, तो यहाँ पे जो हमारा टरबाइन है, ये क्या है? टरबाइन, और यहाँ पे इसकी शाफ्ट है, और ये हमारा अल्टरनेटर है। तो ये कपलिंग द्वारा जोड़ दिया, और ये क्या है? अल्टरनेटर। तो यहाँ पे इस टरबाइन के द्वारा यहाँ पे क्या लगाया जाता है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे गवर्नर। तो गवर्नर के द्वारा इसकी क्या की जाती है? गति को नियंत्रित किया जाता है। तो गवर्नर के द्वारा हम क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूरे पावर सिस्टम के पूरे क्या ले लिए? भाग ले लिए, यानी पूरे टॉपिक क्लियर करवा दिए इसमें दोस्तों। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर पर फिर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर आप अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी जैसे शेयर करते हैं तो उससे अलग अलग अंदाज में ये होता है कि यार स्टूडेंट देख रहे हैं। और लाइक कीजिएगा, लाइक करने से क्या होता है, ये मुझे एहसास हो जाता है कि यार मेरे स्टूडेंट इतने देख रहे हैं, ये प्रजेंट है, यानी इतने प्रजेंट है क्लास के अंदर है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।